जय जोश। दोस्तों, मैं दीपक कुमार गुमे मोटिवेशन की तरफ से। दोस्तों, आज की खबर में जो है हम लोग आज 10 जनवरी का पहले न्यूज़ करेंगे इम्पोर्टेंट, उसके बाद फिर 9 जनवरी का, फिर 8 जनवरी का। 3 दिनों का हम लोग को आज करना है, ठीक है। तो जल्दी हो जाएगा, है ना। हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि आज जो सबसे जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ था आज के पेपर में कि 16 जनवरी, है ना, 16 जनवरी से जो है पूरे भारतवर्ष में टीकाकरण जो अभियान है कोविड के लिए, कोविड-19 के लिए, है ना, वो शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये 16 जनवरी का डेट जो है आगे आने वाले कई पीटी एग्जाम्स में जो है वो पूछे जाने की पूरी संभावना है। 67 बीपीएससी का पीटी जो होगा या और भी कोई जो पीटी होगा उसमें ये 16 जनवरी का डेट को याद रखना है, ठीक है। हम लोग फिर आज जो नेक्स्ट बड़ी खबर है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उन्हीं खबरों की चर्चा करते हैं हम जो कि मेंस में, इंटरव्यू में और पीटी में आपके काम आ सके, ठीक है। तो हम लोग जो है आज एक है कि खिलौना बनाएं, गेम डिज़ाइन करें और पाएं 50 लाख रुपए का इनाम, ये न्यूज़ है, ठीक है। तो हम लोग जान रहे थे कि कोविड-19 के समय जो है चाइना से रिलेशन काफ़ी, और फिर जो डोकलाम विवाद हुआ जिसके चलते काफ़ी समस्या उत्पन्न हुई भारत और चीन के बीच में। तो खिलौनों का आयात जो है ज़्यादातर वो चीन से होता था, है ना। तो जब रिलेशन दोनों देशों के बीच में असामान्य हो गई तो वो खिलौनों का जो है आयात जो है भारत ने वहाँ से करना काफ़ी कम कर दिया, है ना। तो वैसी स्थिति में यहाँ के जो बिजनेसमैन हैं, यहाँ के जो स्टूडेंट हैं, जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, और भी जो खिलौना बनाने में जो काफ़ी जो अपनी रुचि रखते हैं उस टेक्नोलॉजी में, तो उनको जो है एक अवसर जो है आत्मनिर्भर भारत के तहत जो है ये दिया जा रहा है। तो आत्मनिर्भर भारत के तहत इसका नाम टॉय मेकिंग इंडिया रखा गया है। टॉय मेकिंग यानी खिलौना बनाना, टॉय मेकिंग इंडिया रखा गया है, ठीक है। तो और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत यूजीसी जो है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है का एक टाइकाथॉन, ठीक है, टाइकाथॉन, है ना, 2021 का आयोजन किया जा रहा है ना। टाइकाथॉन, ठीक है, टाइकाथॉन यानी कि 20 जनवरी 2021 तक जो है इसमें जो उच्च शिक्षण संस्थान में पढ़ने वाले बच्चे हैं, है ना, कि वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। और चूंकि चीन निर्मित खिलौने का जो बहिष्कार किया गया, भारतीय खिलौने को प्रोत्साहित करने के दृष्टिकोण से जो है कि काफ़ी बड़ा मार्केट है, काफ़ी ज़्यादा इस टॉय मार्केट में जो है वो संभावना है, तो खिलौने बनाने वाले बाज़ार में, तो उसका फ़ायदा उठाने के लिए जो है ये टाइकाथॉन 2021 का आयोजन यूजीसी के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। इसमें क्या किया जाएगा, तो आधुनिक खिलौने, है ना, बच्चों के लिए जो है नया गेम बनाने के लिए जो है यूनिवर्सिटी जो है उसको और कॉलेजों के विद्यार्थियों को एक मौका देने का निर्णय लिया गया है इसके तहत, है ना। फिर हम देखते हैं कि इसमें जो विद्यार्थी और शिक्षक जो दोनों जो हैं, दोनों को मौका है कि वो नए नए आइडियाज़ जो है ना, उसके माध्यम से खिलौने, गेम डिज़ाइन करना, ऐप बनाना, है ना, ये सारा काम इसमें टाइकाथॉन 2021 में डिस्कस किया जाएगा, होगा, है ना। और चूँकि इसमें जो इस बात का ध्यान रखा गया है कि जो खिलौने होंगे वो भारतीय इतिहास, परंपरा, है ना, संस्कृति पर आधारित होंगे, वो थीम जो होगा, है ना, तो इसलिए जो है इस बात का ध्यान रखा गया है। और इनाम की राशि हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि 50 लाख रुपए है, और जो कि ये जब आ जाएगा तो रोज़गार की संभावना भी काफ़ी भारत में बढ़ जाएगी, ठीक है। अप्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रोज़गारों का ऐसे बढ़त होगा, है ना, और काफ़ी सेफ भी रखा जाएगा। वहाँ से आने वाले चीनी प्लास्टिक जो था उसमें कुछ खराबी भी आ रही थी, है ना, शिकायत भी आ रही थी, है ना, इसलिए जो है इसको अपनाया गया है। टाइकाथॉन 2021 याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट खबर जो आज की है, सबसे इम्पोर्टेंट खबर जो है, हम लोग स्मार्ट सिटी पे जो है लगातार बात कर रहे हैं कि स्मार्ट सिटी जो है उसमें कई सारे डायमेंशंस खुल के डेली आ रहे हैं और उनको जाना बड़ा ज़रूरी है। अगर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आ गया तो हमें उसको वहाँ लिखना होगा, अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो वहाँ लिखना होगा, है ना, कहीं भी ये काम आ सकता है। जैसे कि उसमें 4 शहर को चुना गया है, बिहार के 4 शहरों को, पटना है, भागलपुर है, और आपका एक बिहार शरीफ है, और चौथा जो है वो मुजफ्फरपुर है ना। तो भागलपुर में हम देखते हैं कुछ काम हो रहा है स्मार्ट सिटी को लेकर, जो नगर विकास एवं आवास विभाग है वहाँ का, है ना।
तो उसमें भागलपुर में जो गंगा घाट है वहाँ लाइट एंड शो, जो साउंड शो, लाइट एंड साउंड शो की व्यवस्था की जा रही है उस सिटी को मतलब कि स्मार्ट सिटी बनाने के लिए। और फिर वहाँ पर कुछ चीज़ें जो हैं, जैसे कि पार्किंग की बेहतर सुविधा देने की बात की गई कि वहाँ पार्किंग, अगर पार्किंग की सुविधा नहीं दी जाएगी तो क्या होगा कि जाम की समस्या है ना लगेगी सड़कों पे, हाँ, तो उससे फिर वो स्मार्ट सिटी नहीं डेवलप हो पाएगा, नहीं बन पाएगा, है ना। फिर है क्या कि हम देखते हैं कि लेजर शो की व्यवस्था की जाएगी, लाइट एंड साउंड शो, वाटर आधारित लेजर शो का, ताकि शहर और खूबसूरत बन सके, लोग घूमने आए वहाँ पर। फिर हम देखते हैं कि एरिया बेस्ड डेवलपमेंट, ये सब स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट है ना। एरिया बेस्ड डेवलपमेंट जिसको ABD बोलते हैं, एरिया बेस्ड डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसको जो है इसको और भी बढ़ाया जाएगा, और भी ज़्यादा एरिया को लाया जाएगा इसमें। फिर इसमें क्या है कि जैसे कि स्मार्ट रोड का विकास किया जाएगा, है ना। भागलपुर में स्मार्ट रोड का निर्माण किया जाएगा, शहर के पार्कों को और भी ज़्यादा स्मार्ट बनाया जाएगा, कई तरह की आकर्षण और सुविधाएं वहाँ पर लोगों को दी जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से जो है जैसे कि स्मार्ट सिटी बनाने में जो स्लम एरिया के स्कूल हैं उनको भी मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा, है ना। हम देख रहे हैं कि तो इस तरीके से स्मार्ट सिटी को इस दृष्टिकोण से भी देखने की ज़रूरत है ना, ठीक है। तो ये आज जो 10 तारीख जनवरी का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ था उसको डिस्कशन कर चुके हैं। अब हम लोग 9 जनवरी की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसको डिस्कशन करेंगे, है ना। ओके दोस्तों, तो हम लोग जो है इसमें कुछ वैसे पॉइंट्स हैं, जैसे कि देखिए कि डिजिटल कैलेंडर, है ना। चर्चा करते हैं कि जो हमारे केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी जो है इन्होंने एक डिजिटल कैलेंडर और डायरी की शुरुआत की है, और डिजिटल कैलेंडर और डायरी की शुरुआत की है, और इसको एंड्रॉयड पे ये उपलब्ध होगा, iOS पे, दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा। तो कहा गया कि पिछले साल डायरी छपवाने में जो है लगभग 5 से 7 करोड़ रुपए का खर्च आया था, और इस बार जो डिजिटलीकरण कर दिया गया तो वो जो खर्च है वो बच गया, है ना। तो इस तरीके से जो है एक जो प्रौद्योगिकी का उपयोग जो है ना, उसको किफ़ायती रूप से पैसे को खर्च करने में किया गया है ना। यहाँ पर काफ़ी एक अब जो काम है वो काम आप अपने मोबाइल पे एक डायरी के रूप में कर सकते हैं, तो एक अच्छी शुरुआत मानी जा सकती है। फिर हम देखते हैं कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग न्यूज़ आया है कि भारतीय महिला पायलट जो है दुनिया के सबसे लंबे मार्ग पर, ठीक है, भरेंगी उड़ान। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो क्या है कि एयर इंडिया की जो महिला पायलट ग्रुप है ना, वो टीम जो है उनकी, कोई एक महिला नहीं है उसमें, टीम है पूरी एयर इंडिया की, है ना। तो वो सबसे लंबे हवाई मार्ग, तो सबसे लंबा हवाई मार्ग कौन सा है, ये भी एक प्रश्न बन सकता है। तो उत्तरी ध्रुव पर उड़ान भरेगी, ठीक है, और वो सैन फ्रांसिस्को, USA का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के शहर है सैन फ्रांसिस्को से उड़ान भरेगी, और शनिवार को ये बेंगलुरु जो है वहाँ पहुँचेगी, ठीक है, और वो आएगी उत्तरी ध्रुव होकर के, ठीक है। इसलिए काफ़ी लंबा रास्ता माना जा रहा है, और ये सबसे लंबे हवाई मार्ग माना जाता है इसको, ठीक है। फिर है क्या कि उत्तरी ध्रुव पर कहा जाता है कि वहाँ उड़ान भरना काफ़ी मुश्किल है, काफ़ी डिफ़िकल्ट है, काफ़ी टेक्निकल कौशल की ज़रूरत है, वहाँ पर अनुभव की आवश्यकता होती है, और ये महिला पायलटों के द्वारा की जा रही है, इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि एक और न्यूज़ है कि 26/11 जो मुंबई हमला हुआ था, है ना, तो मुंबई हमले का मास्टरमाइंड और जो था लश्कर तैयबा का जो कमांडर था जकी उर रहमान, है ना। तो जकी उर रहमान लखवी पूरा नाम था। तो जकी उर रहमान लखवी को जो है पाकिस्तान में 5 साल की जेल की सज़ा दी गई है ना। आतंक रोधी अदालत जो है पाकिस्तान की, उसने 5 साल की जेल की सज़ा दी है। और ख़ास बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित किया गया था ये जकी उर रहमान लखवी को आतंकवादी, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा घोषित आतंकी था ये लखवी, जकी उर रहमान लखवी, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि एक बहुत भ्रष्टाचार को कंट्रोल करने के लिए चीन के द्वारा जो है एक सरकारी बैंक के प्रमुख थे, उनको घूस लेने पर जो है उम्र कैद की सज़ा दी गई है। ये काफ़ी मतलब कि ये भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण के लिए जो है काफ़ी कड़ा कदम उठाया गया है। तो ये से प्रेरणा लेने की ज़रूरत है और भी देश के लोगों को
ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। फिर हम जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट चर्चा जो है 9 जनवरी के पेपर में कि जो जम्मू कश्मीर में पूर्वी चंपारण के संजय जी हैं, है ना, वो कश्मीर घाटी में जो है जाकर के वहाँ काम कर रहे हैं। उन्होंने एक नेशनल पीपल्स फ्रंट, है ना, नाम से जो है नेशनल पीपल फ्रंट के नाम से भी वहाँ पर उन्होंने एक पार्टी का गठन भी किया है वहाँ पर। और जो है डीडीए जो चुनाव हुआ था वहाँ पर, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंटल काउंसिल डीडीसी का वहाँ पर, तो उसमें जो है उनके जो जो नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट हैं संजय जी का, वो 5 सीटें जीतने में वहाँ पर कामयाब भी हो गई थी, है ना। तो वो हैं पूर्वी चंपारण के संजय, जो कश्मीर घाटी में राष्ट्रवाद की अलख जगा रहे हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी वहाँ पर जो है मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए काम कर रहे हैं। मेंटल हेल्थ, ड्रग एब्यूज़, कृषि और अर्थव्यवस्था सहित जो है कई विषयों पर वेबिनार करके लोगों को जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं पूर्वी चंपारण के संजय जी, ठीक है। तो काफ़ी ये इम्पॉर्टेंट है। और ये सारा काम इन्होंने जो है कि धारा 370 हटने के बाद जो है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जम्मू कश्मीर के लोग भाग ले, उसके लिए प्रेरणा का काम किया है। और चूँकि संजय जी का मानना था कि जब तक लोग चुनाव में भाग नहीं लेंगे और पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तब तक वो लोकतंत्र का अर्थ नहीं समझ पाएंगे और मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाएंगे, है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट काम किया है इन्होंने। और इनकी जो नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट जो है ये काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं, है ना, काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं। ये करीब 2 दशक से जम्मू कश्मीर घाटी में सक्रिय हैं और इनकी सक्रियता धारा 370 हटने के बाद और भी ज़्यादा हो गई, है ना, और काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जा रहा है इनका। तो ये हो गया पूर्वी चंपारण के संजय कश्मीर जी। हम लोग नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। एक जो बिहार का पटना विश्वविद्यालय का एक बहुत फेमस कॉलेज, पटना कॉलेज, है ना, वो इस साल जो है 159 वहाँ स्थापना दिवस मनाया गया। कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो है इनके बारे में हम जान जाते हैं पटना कॉलेज के बारे में कि पटना कॉलेज की जो स्थापना हुई थी ये 9 जनवरी 1863 को हुई थी। आज भी 9 जनवरी है, 9 जनवरी कल था, है ना। तो 9 जनवरी जो है 1863 में हुई थी, ठीक है। 1863 9 जनवरी 1863 में हुई थी। बहुत पुराना कॉलेज है ना। तो इसे एक ज़माने में जो है पटना कॉलेज जो है ईस्ट का ऑक्सफोर्ड इसे कहा जाता था, है ना। और यहाँ जो पटना कॉलेज में जो है 1952 से पीजी की पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई शुरू होती है ना। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है जो 67 पीटी है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, कि यहाँ बिहार विधान परिषद की पहली बैठक जो हुई थी वो पटना कॉलेज में ही हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है बिहार विधान परिषद की पहली बैठक जो थी कहाँ हुई थी, तो वो पटना कॉलेज में हुई थी। और इसी को वो कब हुई थी, तो वो हुआ था 1912 में। तो 1912 में जब 2012 आया तो 100 साल पूरा हुआ पहली बैठक का। तो उसी के लिए जो है कॉलेज के सेमिनार हॉल में एक बैठक की गई थी 2012 में, उसको याद करने के लिए, उस 100 साल को मतलब कि याद करने के लिए वर्षगांठ के उपलक्ष्य में, ठीक है, 100वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में। तो याद रखेंगे ये पहली बैठक हुई थी बिहार विधान परिषद की, कहाँ पर, तो पटना कॉलेज में हुई थी, सेमिनार हॉल में, ठीक है। अभी लेकिन स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। 2000 छात्रों पे मात्र 18 यहाँ पर जो है वो शिक्षक हैं यहाँ पर। इसको ठीक करने की ज़रूरत है। फिर हम लोग नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो घटना है इस पर हम लोग न्यूज़ है जिस पे चलते हैं हम लोग। देखिए कई बार जो मेंस में प्रश्न आते हैं या पूछने के लिए भी इंटरव्यू में पूछा सकता है कि सोशल मीडिया के कई सारे फ़ायदे हैं, तो नुकसान क्या क्या है सोशल मीडिया। तो इसमें एक नुकसान की आज के पेपर में चर्चा की गई है कि महिला हेल्पलाइन के द्वारा जो है इससे पता चल रहा है कि सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ये सारा जो सोशल मीडिया है और भी तरह के जो है ना, तो इनसे क्या हो रहा है कि जो सामाजिक संबंधों में जो पारिवारिक संबंध है, खास करके वैवाहिक संबंध जो है ये प्रभावित होते जा रहे हैं, ठीक है।
जो है कि सोशल मीडिया पर दोस्ती शुरू होती है, फिर वो आगे जाके रिलेशन में कन्वर्ट कर जाती है ना। तो इससे शादियाँ टूट रही हैं, है ना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो पटना तो इस तरीके से जो है ये सोशल मीडिया का एक नकारात्मक प्रभाव समाज के ऊपर देखने को मिल रहा है ना। तो इसको ध्यान में रखेंगे यहाँ पर। फिर दोस्तों जैसे कि अब भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है, तो सरकार जो है यहाँ पर जो ऐसे कार्य करती है जिससे जो है जो सभी कमजोर वर्ग के लोग हैं और पूरे भारतवर्ष के लोगों के लिए जो है कल्याण की योजनाओं को चलाती रहती है। उन्हीं में से है कि दिव्यांगों के लिए सरकार क्या कर रही है ना। तो हमें याद रखना चाहिए, लोक कल्याणकारी राज्य का एक अच्छा उदाहरण हम मेंस में लिख सकते हैं, बोल सकते हैं इंटरव्यू में, ठीक है। जैसे कि सामाजिक अधिकारिता शिविर, सामाजिक अधिकारिता शिविर ये लगाया जाता है ना, सामाजिक अधिकारिता शिविर। और इसमें क्या है कि सामाजिक अधिकारिता शिविर से क्या हो रहा है, तो सशक्तिकरण हो रहा है समाज का। जो दिव्यांगजन है ना, उनको जो है यंत्र प्रदान किया जाता है ना, दिव्यांगजनों को सहायक यंत्र और उपकरण दिए जाते हैं। फिर है कि कॉक्लियर है ना, कान में जो है इम्प्लांट सर्जरियाँ की जाती है ताकि वो सुन सकें, है ना। फिर उनमें क्या है कि मोटरीकृत जो है तिपहिया वाहन उन्हें भेंट किया जाता है दिव्यांगों को, ताकि वो अपनी तेज़ी के साथ जो है अपनी दिनचर्या जो है आने जाने का समय बचा सके और मतलब कि उनको परेशानी ना हो, है ना। तो ये दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग है भारत सरकार का, है ना। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से सामाजिक अधिकारिता शिविर लगाया जाता है, ठीक है। वहाँ पर इस तरह के काम किए जाते हैं, ठीक है। तिपहिया साइकिल जो होता है उनको बांटा जाता है, मोटरीकृत तिपहिया साइकिल, है ना। फिर दिव्यांगजनों को सहायक यंत्र एवं उपकरण वितरित किए जाते हैं, है ना। तो इससे सशक्तिकरण हो रहा है समाज में कमज़ोर लोगों का, दिव्यांगजनों का, ठीक है। तो ये सब चीज़ों पर ध्यान रखना है, चूँकि यही सब चीज़ें हमें मेंस में लिख देनी है ना, प्रश्न के मांग के अनुसार। फिर हम लोग देखते हैं कि अभी क्या हो रहा है कि जो न्यूज़ है कि बाज़ार में तेज़ी आई है, जो शेयर मार्केट बाज़ार है, अर्थव्यवस्था जो है वो जो है अधिक तेज़ी से गतिशील होती जा रही है ना। तो है क्या कि जब शेयर मार्केट अच्छा फ़ायदा देता है ना, तो क्या है कि उसके कारण क्या है कि तेज़ी शेयर मार्केट में क्यों आ रही है अभी, तो वो है क्या कि जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, TCS जिसके बोलते हैं, तो उन्हें तीसरी तिमाही में क्या बोला है उन्होंने कि जो शुद्ध लाभ जो है 7.2 से बढ़ कर के जो है 8,701 करोड़ रुपये तक हो जाएगा, है ना। तो राजस्व जो है 5.4% बढ़ जाएगा, है ना। तो क्या है कि इससे कंपनियों की आय में ज़बरदस्त बढ़ोतरी होगी। तो ये बेहतर तिमाही नतीजों से उम्मीद जगी है ना। इसलिए मार्केट काफ़ी जो है शेयर मार्केट काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। फिर एक दूसरा कारण क्या है कि अब घोषणा हो चुकी है कि 16 जनवरी से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भारत में शुरू हो जाएगी, है ना। तो इससे एक पॉजिटिवनेस, एक सकारात्मकता झलक रही है और उससे क्या हो रहा है कि एक अच्छा वातावरण का निर्माण हो रहा है और जो डिमांड है, ग्रोथ है ना, वो आगे भी जारी रहने की उम्मीद है, ठीक है। फिर क्या है कि ग्लोबल मार्केट से भी अच्छे संकेत मिल रहे हैं, है ना। ग्लोबल मार्केट से क्या अच्छे संकेत मिल रहे हैं। और फिर हम देखते हैं कि IT शेयरों में जोरदार तेज़ी देखने को मिली है ना। तो ये सब कारण है जिससे कि मार्केट काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि 9 जनवरी जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। क्यों? चूँकि प्रवासी दिवस जो है इस दिन भारत सरकार मनाती है और ये 16वां प्रवासी दिवस मनाया गया है 9 जनवरी को, है ना। तो है क्या कि थोड़ा समझान लेते हैं कि प्रवासियों के मामले में पूरे विश्व में भारत प्रथम स्थान पर है ना। प्रवासियों के मामले में जो भारत जो है वो प्रथम स्थान पर है और दूसरे स्थान पर मैक्सिको है ना। मैक्सिको है एक मतलब कि अपने देश को छोड़ करके दूसरे देश में कमाने जाने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पूरे विश्व में, तो वो है भारतीयों की। और दूसरे नंबर पर जो है वो है मैक्सिको की और तीसरे स्थान पर चीन है, ठीक है। तो यानी कि हमारे देश से ज़्यादा लोग बाहर विदेश जाते हैं, इसका अर्थ ये हुआ, ठीक है। और करीब करीब 2 करोड़ लोग जो है भारत से बाहर जो है अन्य विदेशी धरती पर विदेशी देश में रहते हैं, ठीक है। तो क्या है कि पिछले 10 वर्षों में ये संख्या बढ़ी है, 23% हो गई है। आबादी का जो है 3.5% जो है वो प्रवासी है ना। वो अपने देश को छोड़कर दूसरी जगह पर चले गए हैं, है ना। जो मतलब कि परमानेंटली, ऐसा नहीं कि वो परमानेंटली चले गए हैं, वो कमा करके फिर वो आते हैं जाते हैं, है ना। इस तरीके से टर्म है उनका कि अब क्या है कि 4 मिलियन भारतीय जो है वो अमेरिका में है।
4 मिलियन भारतीय अमेरिका में। अभी एक क्वेश्चन आया था बीपीएससी 66 पीटी में कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है भारतीय प्रवासी निवास करते हैं। तो खाड़ी देशों में जो है, अगर खाड़ी देशों में 8.5 मिलियन लोग भारतीय निवास करते हैं, है ना। तो खाड़ी देशों में कई सारे देश हैं, लेकिन जब एक देश की बात करेंगे तब है क्या कि यूएसए में जो है 4 मिलियन भारतीय जो है वहाँ पर रहते हैं, ठीक है। फिर क्या है कि मैक्सिको के बाद भारतीयों का जो है दूसरा सबसे अधिक प्रवास होता है, ठीक है। फिर क्या होता है कि ये प्रवासी दिवस जो मनाया जाता है 9 जनवरी को, तो इसका क्या उद्देश्य है कि 1915 में 9 जनवरी को गांधी जी जो हैं, महात्मा गांधी जो हैं हमारे राष्ट्रपिता, वो दक्षिण अफ्रीका से जो है वो स्वदेश लौटे थे 9 जनवरी को ही। इसलिए उनके इस जन्म को, मतलब कि आगमन को जो है प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। और ये शुरुआत कब हुई थी मनाने की? तो 2005 से शुरुआत हुई थी, है ना। 2005 से शुरुआत हुई थी। फिर कुछ चीज़ों को और भी हम जान लेते हैं कि ये जो अभी 9 जनवरी को हुआ, ये 16वां जो है वो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है, 16वीं बार, ठीक है। 16वां प्रवासी भारत दिवस मनाया गया। फिर हम देखते हैं कि जैसे कि ये जो इस बार का जो प्रवासी जो दिवस है, भारतीय दिवस जो है वो ऑनलाइन होगा, है ना। कोई लोग यहाँ आएंगे नहीं, सब लोग जो है नेट के माध्यम से ही जो है प्रोग्राम को अंजाम दिया जाएगा। तो यह सम्मेलन ऑनलाइन होगा और उद्घाटन निश्चित रूप से प्रधानमंत्री करेंगे, ठीक है। और जो है मुख्य वक्ता जो होंगे इस कार्यक्रम में, मुख्य वक्ता होंगे वो सूरीनाम के राष्ट्रपति, है ना, उनका नाम याद रखना है। और बड़ी खुशी होती है कि सूरीनाम, पहले तो मैप में ढूंढेंगे जाकर के गूगल में कि सूरीनाम है कहाँ, है ना। तो सूरीनाम के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है चंद्रिका प्रसाद संतोखी, है ना। ये मुख्य वक्ता होंगे इस प्रोग्राम के। और सम्मेलन का आयोजन जो है कौन कर रहा है? तो निश्चित रूप से ये विदेश मंत्रालय करेगा प्रवासियों के लिए, ठीक है। सम्मेलन के दौरान युवाओं के लिए जो है उनको जोड़ना है, ऑनलाइन भारत को जानिए क्विज होता है ना। इसके तहत जो है प्रवासी भारतीयों में एक भारत के प्रति जिज्ञासा पैदा की जाती है ना। यानी क्विज के विजेताओं को भी इसमें सम्मानित किया जाएगा। और फिर हम देखते हैं कि और इस बार का थीम क्या है, कि प्रवासी भारतीय का इस बार का थीम जो है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इस बार का मुख्य विषय या थीम जो है वो है आत्मनिर्भर भारत में, सम्मेलन का प्रमुख थीम जो आत्मनिर्भर भारत में योगदान, है ना। तो इस बात का भी हम आत्मनिर्भर भारत में भारतीय समुदाय की भूमिका जो है, इस बार का थीम क्या है कि आत्मनिर्भर भारत में भारतीय समुदाय की भूमिका है, ठीक है। इस बात को हम याद रखेंगे, क्वेश्चन आएगा तो हम इसे टैकल कर पाने की स्थिति में होंगे, है ना। अब हम देखते हैं कि इसके बारे में हम लोग काफ़ी चर्चा कर चुके हैं कि 48 देशों में प्रवासी भारतीय जो है कीर्तिमान बन, वहाँ पर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक गतिविधियों में जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और सफल भी हो रहे हैं। जैसे कि सूरीनाम का उदाहरण हम लोगों ने लिखा कि चंद्रिका प्रसाद वो राष्ट्रपति हैं वहाँ के, है ना। तो क्या है? चंद्रिका प्रसाद संतोखी, इस बात को याद रखना है, चंद्रिका प्रसाद संतोखी, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं दोस्तों, कि जो अभी चुनाव हुआ, बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ, उसके बाद जो नीतीश सरकार का गठन हुआ, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो है 7 निश्चय पार्ट 2 की बात कही है और उसके तहत जो है कई सारे प्रोग्राम अभी शुरुआत हो चुके हैं, है ना। तो हर खेत तक सिंचाई का पानी की योजना की समीक्षा की जाएगी, है ना, कि हर खेतों को पानी पहुँचे, ठीक है। फिर है क्या कि हर गाँव, हर टोले तक सिंचित और असिंचित क्षेत्र, है ना, वहाँ तक जल स्रोत की क्या उपलब्धता है, कमांड एरिया को चिन्हित करने की बात कही गई है। फिर है क्या कि भूगर्भ जल संरक्षण के लिए जो है भी काम किया जाएगा, है ना। सभी को जागरूकता फैलानी है, जागरूक करना है, प्रेरित करना है, ठीक है। जागरूक करना है और प्रेरित करना है, ठीक है। और जो है कि फिर हमको जो 7 निश्चय पार्ट 2 में किन किन बातों पर ध्यान देना है ज़्यादा, तो वो है मौसम के अनुकूल खेती, है ना, मौसम के अनुकूल खेती, ठीक है। जैसा मौसम है उस तरह की खेती करेंगे, यानी कि यहाँ पर हम जो है क्रॉप पैटर्न की बात कर रहे हैं, फसल चक्र की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर इसके लिए क्या है, माइक्रो इरिगेशन ज़रूरत है ना, वो पाइप बिछा करके उससे जो है खेतों में पानी डाला जाए, उससे पानी की बर्बादी कम होती है। ड्रिप या स्प्रिंकलर जो है वो उसमें एक जो पाइप रहता है उसमें एक नल लगी रहती है, वो घूमता रहता है और पानी
पानी का फव्वारा खेत में दूर दूर तक जाता रहता है ना। तो किसानों ने इस तकनीक को जो अपनाया है वो कृषि कार्य में जो है वो काफ़ी लाभान्वित होते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी हो गया। फिर हम लोग चलते हैं एक और न्यूज़ की तरफ दोस्तों, कि अब जो है साइबर अपराध जो है, महिला साइबर अपराध, तो साइबर अपराध के कई प्रकार होते हैं, उसमें एक महिला साइबर अपराध है जिसमें क्या कहता है कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को लेकर किसी भी प्रकार का अश्लील फोटो वीडियो और जैसे कि यौन गतिविधियों संबंधी रिकॉर्ड बनाना, इसको फिर सोशल मीडिया या ईमेल के माध्यम से भेजना, उसको प्रसारित करना, तो सब क्या है, ये दंडनीय अपराध है ना। और दंडनीय अपराध है। और क्या कहा जाता है कि विभिन्न धाराओं को मिलाकर के जो है इसमें जो सज़ा अवधि है वो 7 साल से अधिक की सज़ा व 10 लाख तक जुर्माने का प्रावधान है। 7 लाख से अधिक की सज़ा मिल सकती है आपको, और नहीं तो फिर क्या है कि वो 10 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है। इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये क्या है कि महिला साइबर अपराध के खिलाफ जो चलेगा अभियान, तो उसमें क्या है कि इसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर के प्रतिबंधित क्या है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी नहीं देख पाएगा कोई, है ना। उससे एक गलत मानसिकता का विकास होता है। फिर क्या है कहते हैं कि एडी से ये हो गया। तो ठीक है दोस्तों, कि ये महिला साइबर अपराध के खिलाफ चलेगा अभियान, तो इस बात को याद रखना कि साइबर में इस पॉइंट की भी चर्चा जरूर करनी है। ठीक है, अच्छा, फिर क्या है कि इसमें आर्थिक जो ये साइबर अपराध को के जो अभियान चलाएगा, तो चलाएगा कौन, है ना। तो इस थोड़ा सा चर्चा इसमें कर लेते हैं कि साइबर सेनानी जो है, साइबर सेनानी बनाया गया है। साइबर सेनानियों का जो व्हाट्सएप ग्रुप है ई पोस्टर के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का, चिन्हित करने का काम किया जाएगा। ठीक है, तो महिला साइबर अपराध से हमें समझ में आ गया। फिर जो दोस्तों हम लोग चलते हैं कि 10 का कर चुके हैं हम चर्चा, 9 का कर चुके हैं चर्चा, और अब जो है हम 8 जनवरी की चर्चा करेंगे। दोस्तों 8 जनवरी का पेपर जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिहार में जिला है सिवान, तो सिवान की रंजू जी, ठीक है, ANM रंजू, ये नर्स हैं, है ना, रंजू कुमारी नाम है इनका। इनको फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड दिया गया है। काफ़ी सम्मान की बात है बिहार के लिए, है ना। और याद रखेंगे, है ना, जो सशस्त्र PT आने वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। महिला सशक्तिकरण को लेकर के उनका उदाहरण दिया जा सकता है। और ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड जो है ये नर्सिंग में उत्कृष्ट कार्यों के लिए जो है दिया जाने वाला पुरस्कार है। ठीक है, और वहीं पर जो है आरा के जो मनीष हैं उनको वेब रत्न पदक दिया गया है। ठीक है, और राष्ट्रपति के जो है महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो है इनको देंगे ये इनाम, वेब रत्न पदक, है ना। तो आरा के मनीष जी को भी याद रखना है, इनको वेब रत्न पदक मिला है। ठीक है, ठीक है, तो ये भी हो गया। फिर दोस्तों एक हम लोग न्यूज़ की चर्चा करते हैं कि तेल का दाम बढ़ रहा है, तो इस बढ़ोतरी के पीछे कारण क्या है ना। तो केंद्र ने क्या किया है कि अपना राजस्व, अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए जो है तेल पर एक्साइज ड्यूटी जो है काफ़ी बढ़ा दी है। अपना रेवेन्यू जनरेट करने की एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है, तो इसके कारण तेल का दाम महंगा हो गया है। फिर दूसरा कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो है कच्चा तेल जो है एकदम निचले स्तर तक छू गया था, फिर वहाँ से वो ऊपर की ओर उठने लगा है। एक कारण ये भी है, तेल की दाम की बात हो रही है, तो ये बढ़ोतरी का कारण, जैसे कि तेल का दाम क्यों बढ़ोतरी हो गई उसकी चर्चा कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि तेल उत्पादक देशों में से मिलकर जो है तेल उत्पादक देशों का जो संगठन है वो लोग मिलकर क्या करते हैं कि अंतरिम के उत्पादन में कटौती शुरू की है। ठीक है, कि तेल उत्पादक देशों ने कहा कि भाई हम थोड़ा कम निकालेंगे तो क्या होगा कि जब हम तेल कम निकालेंगे तो लोगों के पास जो है मार्केट में तेल कम जाएगा, तो दाम उसका महंगा हो जाएगा, इसलिए महंगा हो गया यहाँ पर। एक फिर क्या है कि डॉलर के मुकाबले रुपए जो है में लगातार जो है वो कमजोरी बनी हुई है। इसके कारण भी जो है कि जब डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार कमज़ोर बनी रहती है, तो क्या होता है कि पेट्रोल का दाम जो है वो हम बढ़ोतरी हो जाती है। ठीक है, डॉलर के मुकाबले रुपए में लगातार कमजोरी, रुपए कमज़ोर होता जा रहा है ना, डॉलर मजबूत होता जा रहा है दिनों दिन, है ना। तो इसके कारण जो है भी दाम बढ़ने में एक ये भी कारण है। ठीक है, ये हो गया। फिर एक छोटा सा न्यूज़ जो है हम लोग ये देख लेते हैं कि बजाज ऑटो, जो हमारा प्यारा बजाज, एक आप लोग सुनते होंगे टीवी में, है ना, बचपन में ये गाना, हमारा प्यारा बजाज। तो बजाज ऑटो बनी विश्व की सबसे मूल्यवान
टू व्हीलर कंपनी, ठीक है। पूरे विश्व में जो है इन्होंने झंडा गाड़ा है अपना बजाज ऑटो लिमिटेड ने, ठीक है। तो इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, खास करके ये जो है पीटी के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, 67 पे पीटी जो होगा उसके लिए इम्पोर्टेंट है। अब एक हम पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक चर्चा कर लेते हैं। एक डकार रैली होती है, डकार वो खाने के बाद जो डकार आता है वो नहीं, है ना, डकार रैली। तो इसमें भारतीय जो क्या होता है कि दोपहिया वाहन से लोग रेस लगाते हैं, है ना। तो भारतीय राइडर भी थे संतोष जी की बॉर्डर दुर्घटना में जो है वो डेथ हो जाती है, चूँकि वो कोमा में रहते हैं, कुछ समझ नहीं पाते हैं, कुछ बोल नहीं पाते हैं, है ना। तो हम क्या देखते हैं कि भारत के जाने माने जो मोटरसाइकिल रेसर CM संतोष जी जो हैं वो सऊदी अरब में जो है सऊदी अरब में चल रही है डकार रैली अभी, ठीक है। सऊदी अरब में जो है डकार रैली चल रही है, तो इसलिए याद रखेंगे डकार रैली क्या है। तो डकार रैली जो है ये सऊदी अरब में एक तरह का खेल है मोटरसाइकिल का, रेसर बोलते हैं हम, है ना। ये हो गया, तो इसका नाम है क्या लिखेंगे हम, डकार रैली और संतोष जी, ठीक है। इसका बाइक की दुर्घटनाग्रस्त, ठीक है, ये भी हो गया। फिर हम दोस्तों हम चर्चा करते हैं क्रिप्टो करेंसी से के बारे में, ठीक है। तो क्रिप्टो करेंसी जो है 2021 को एक बिटकॉइन, है ना। क्रिप्टो करेंसी जो है एक डिजिटल मनी है और कई प्रकार के जो है वो क्रिप्टो करेंसी भारत में पूरे विश्व में पाए जाते हैं। जैसे कि भारत में 5 मिलियन लोग जो है वो क्रिप्टो करेंसी का यूज करने लगे हैं। 5 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख, यानी कि 50 लाख लोग जो है क्या है वो इसका जो है उपयोग कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी की। भारत में 5 मिलियन और पूरी दुनिया में कितना है, तो पूरी दुनिया में है 20 लाख, ठीक है। 20 लाख लोग हैं उपयोग करता है इसके। फिर हम देखते हैं कि 5000 जो है क्रिप्टो करेंसी, 5000 क्या है कि वो भारत में जो है अभी 5000 तरह के प्रकार के क्रिप्टो करेंसी चल रहे हैं, ठीक है। तो हम याद रखेंगे, और उसमें सर्वश्रेष्ठ कौन सा है, तो वो है बिटकॉइन, है ना। बिटकॉइन याद रखेंगे कि बिटकॉइन है, ठीक है। और फिर हम लोग कुछ और चर्चा कर लेते हैं। क्या है कि रिजर्व बैंक ने 2018 पर प्रतिबंध लगा दिया था, है ना, बिटकॉइन पर, ठीक है। इस तरह का क्रिप्टो करेंसी है। और अच्छा, इसमें जो क्रिप्टो करेंसी में जो 30 वर्ष से कम के युवक युवतियां हैं वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है इसमें 70% से अधिक है वैसे लोग, ठीक है। एक बात तो ये हो गया। फिर है क्या कि जो बिटकॉइन को जो है भारतीय रिजर्व बैंक ने 2018 में प्रतिबंध लगा दिया था और इसके पीछे बहुत सारे कारण थे, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया कि हटा दिया इसे। और हालांकि भारत में जो है अन्य क्रिप्टो करेंसी पर अभी भी जो है प्रतिबंध लगा हुआ है ना। जो है ये आपको बिटकॉइन है, बिटकॉइन में लोग करते हैं, इसमें ज़्यादातर जो लेन देन है ना। फिर 2000 क्रिप्टो करेंसी का जो कारोबार है वो किया कैसे जाता है, तो क्रिप्टो करेंसी का कारोबार जो है वो डिजिटली किया जाता है ना, डिजिटली किया जाता है। तो शेयर बाजार में जो है किसी शेयर की कीमत जो है क्या करते हैं, उस कंपनी की जो हालात क्या है उसमें उसको देख करके लगाई जाती है ना। वर्तमान की तरह जो है क्रिप्टो करेंसी का मुद्रास्फीति से कोई लेना देना नहीं है। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूछ दिया सकता है क्या क्रिप्टो करेंसी का जो क्या बोलते हैं कि क्रिप्टो करेंसी के आधार पर, है ना, क्रिप्टो करेंसी का कारोबार जो है वो डिजिटली तो किया जाता ही है और क्रिप्टो करेंसी की कीमत तय करने का जो है कोई आधार नहीं है ना। क्रिप्टो करेंसी का कीमत तय करने, जैसे कि हम लोग के पास जो करेंसी है उसका तय करने का आधार है ना। रिजर्व बैंक उसमें प्रूव करती है कि हाँ इसको 10 रुपये का नोट माना जा सकता है, ठीक है। तो ये क्या है कि यहाँ पर क्या है, इस तरह का क्रिप्टो करेंसी का मुद्रास्फीति से कोई लेना देना नहीं है ना। और बाजार का जो उतार चढ़ाव होता है प्रतिदिन का, उससे क्रिप्टो करेंसी मुक्त है ना। तो ठीक है, ये सब जो है अब इसके लिए मान सकते हैं कि पॉजिटिव पॉइंट है इसमें, ठीक है। तो गैर कानूनी तरीके से लेकिन लेन देन होता है इसका, तो गैर कानूनी तरीके से लेन देन होने के कारण जो है इससे जो है जुड़े विवाद से किसी को सज़ा जो है वो नहीं दी जा सकती है ना। इसलिए कि अच्छे नियम बनाने की आवश्यकता है, ठीक है, उसका रेगुलेशन होना चाहिए, ठीक है। फिर हम देखते हैं क्या कि किसी तरह की गतिविधि में शामिल होने पर जो है इसमें 25 करोड़ तक रुपए का जुर्माना और या 10 वर्ष की कैद या दोनों की सिफारिश की गई थी, है ना। फिर हम कुछ और बात भी जान लेते हैं कि
अगर क्रिप्टो करेंसी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में अगर वो पूरी तरीके से चलन में आ गई, क्रिप्टो करेंसी जैसे कि क्रिप्टो करेंसी अगर चलने लगा पूरी तरीके से, तो क्या होगा, एक आमूलचूल परिवर्तन जो है पूरे वैश्विक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था में आ जाएगी, है ना। क्रिप्टो करेंसी कोई वैध करेंसी बनाने का जो है, जो क्रिप्टो करेंसी को जो वैध करेंसी अगर कोई बनाती है, तो अगर बन जाती है, क्रिप्टो करेंसी को अगर मान्यता मिल जाता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया, लेकिन आरबीआई जो है अभी भी जो है उस पर अपना रजामंदी नहीं दी है उसको। तो क्रिप्टो करेंसी का अगर वैध करेंसी बन जाती है, तो क्या हो जाएगा कि बैंकों का अस्तित्व ही नष्ट हो जाएगा, है ना। सारा ट्रांजेक्शन जो है वो